नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है इसके चैप्टर 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो स्थायी जीवन की ओर टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि पुरातत्वविदों को पुरास्थल जो हमें मिले हैं वहाँ पर झोंपड़ियाँ और घर होने के निशान मिले हैं। किस तरह के, जैसे बुर्जोम जो कश्मीर में हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे गड्ढे के नीचे घर बनाकर लोग रहते थे, तो उसे गर्तवास बोला जाता है। इसे गड्ढे में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी प्रॉपर तरह से, और ठंड के मौसम में इससे क्या होगा कि उन्हें सुरक्षा मिलती होगी अगर वो नीचे रहते हैं तो। और पुरातत्वविदों को ये भी मिला है कि जो झोंपड़ियाँ होती थी उनके अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलने के साक्ष्य मिले हैं। तो आग जलाने के पीछे रीज़न ये हो सकता है उनका कि जो मौसम होता है उसी के अकॉर्डिंग वो घर के अंदर या घर के बाहर खाना पकाते हों वो लोग। तो गर्तवास क्या होता है? गर्तवास को इंग्लिश में पिट हाउस भी बोला जाता है। अब क्या हुआ है कि देखो, पहले हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि किस किस तरह के पहले औजार हुआ करते थे, पुरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में। अब क्या हुआ, पुरातत्वविदों को जो औजार मिले, पत्थर के जो औजार मिले, वो पुरा पाषाण युग से बिल्कुल डिफरेंट थे। पुरा पाषाण युग कब था? 12,000 साल पहले था। तो अब ये अलग थे, तो इन्हें नव पाषाण युग का औजार माना गया। नव पाषाण युग शुरू हुआ है हमारा 10,000 साल पहले से। इनमें क्या होता है, जो औजार थे इनमें धार लगे होते थे। धार को अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल भी बन गया था। ओखली मूसल से क्या होता है, धान को कूटा, जो हमारे अनाज होता है उसको कूटा जाता है, फिर बाद में उसको पत्थर से पीसा जाता है। वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, तब से पीसने के लिए स्टार्ट हो गई थी। मतलब नॉलेज कितनी है, उनका स्किल्स इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही है। तो आज हज़ारों साल बाद आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है अनाज को पीसने के लिए। तो इस तरह से अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आने लग गया। लोग एक जगह पर स्टे करके रहने लगे, उन्हें काफ़ी नॉलेज हो गया, रहने के तौर तरीकों के बारे में पता लगने लग गया। और पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के औजार भी लोग बनाते थे, जैसे आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं। ये चैप्टर 2 से कितने डिफरेंट औजार हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये चैप्टर 2 में हमने इस तरह के औजार देखे थे, साइज़ और शेप आप इनका देख सकते हैं। अब ये नव पाषाण युग के औजार आ गए, जिनका साइज़ और शेप दोनों अलग हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नव पाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों की भी बात आने लगी। मिट्टी के बर्तन अभी हमने थोड़ा जिक्र किया था उसके बारे में। अब ये साक्ष्य कहाँ मिलने लग गए उसकी बात आने लगी। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। अलंकरण क्या होता है? इन पर अलंकरण किया जाता था। अलंकरण होता है डेकोरेट करना उस चीज़ को। तो बर्तनों का यूज़, मिट्टी के बर्तनों का यूज़ लोग क्यों करते होंगे? मिट्टी के बर्तनों का यूज़ क्या होता है कि लोग उनमें खाना बनाते होंगे, अनाज को रखते होंगे। अब चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज भी एक महत्वपूर्ण आहार के रूप में यूज़ होने लग गए। साथ साथ लोगों ने कपास के कपड़े बुनने लग गए, तो कपास का भी पौधा उगने लग गया। कपास की नॉलेज भी लोगों को हो गई। यहाँ पे बर्तन आप देख सकते हैं, ये पिक्चर दिया हुआ है। एक बर्तन यहाँ है, लकड़ी का पॉट मिला, ये मिट्टी का पॉट मिला है अंदर। तो ये पुरातत्वविदों को ज़मीन में गड़ा हुआ मिला है ये मिट्टी का बर्तन। तो इसमें लिखा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पात्र में क्या रखा होगा? देखो, या तो इसमें अनाज को स्टोर करके रखा होगा या इसमें भोजन पकाते होंगे। दो ही तरह से यूज़ हुआ होगा उस टाइम पर। अब जैसे हमने फसलों के उगना, पशुपालन, लोगों का एक जगह रहना, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो एक ये चीज़ ये है कि क्या जितने भी ओवरऑल जहाँ भी लोग रहते थे, तो वो सारे लोग क्या एक ही तरह से रहते थे? क्या ऐसा था, या वो अलग अलग रहते थे कि वो कहीं पे कोई शिकार कर रहा है तो किसी को कृषि की स्किल हो गया, उसके बारे में पता लग गया है, भोजन संग्राहक हो गए हैं। तो हज़ारों सालों के दरमियान लोग खेती और पशुपालन को अपना लिया था धीरे धीरे लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, लोग जानते भी थे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, कुछ देख के भी सीखते हैं। आज के टाइम पर भी जनजातियाँ हैं जिन्हें कम नॉलेज होती है, वो शहरीकरण को कम जानते हैं। तो वही सेम चीज़ें पहले भी रही होंगी। लोग मौसम के अकॉर्डिंग जगह चेंज भी करते रहते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते होंगे। इसके बाद बात आती है रीति रिवाज की, कि पहले रीति रिवाज किस तरह के हुआ करते होंगे। तो जो पुरातत्वविद हैं तो वो कुछ इस बारे में स्पष्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा साक्ष्य मिला नहीं है। कई हज़ार साल पुरानी बात है ये कि किस तरह के रीति रिवाज हुआ करते होंगे। लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ है, जो साइंटिस्ट हैं, जो विद्वान उन्होंने क्या किया है कि ऐसे लोगों को रिसर्च किया है जो कृषक और पशुपालक एक साथ रहते हैं, उन्हें जनजाति कहा जाता है। आज के टाइम पर भी हैं। तो हो सकता है कि जो रीति रिवाज वो फॉलो करते हैं वो बहुत टाइम पुराने चले आ रहे हों। ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कब से वो शुरू हुए हैं
इस बारे में कोई एग्जैक्ट बात नहीं कही जा सकती है, बट ये मान सकते हैं कि जो लोग अलग रह रहे हैं, जनजाति रह रहे हैं, शहरीकरण से दूर रह रहे हैं लोग, तो जो रीति रिवाज वो फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत टाइम पुराने हों, बहुत टाइम पहले से प्रचलित रहे हों। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जनजाति क्या होती है, ट्राइब्स क्या होता है। तो जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। अब छोटी छोटी बस्तियाँ बना कर रह रहे हैं, तो जो ज़्यादातर परिवार होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह परिवार के समूह मिलकर जो रहते हैं उनको जनजाति कहा जाता है। तो जो जनजाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे शिकार करना, भोजन संग्रह करना, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि सारे काम करते हैं। तो इनमें से जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं, ऐसे बीज को बोना, पौधों की देखभाल करना, फसल को काटने तक सारा काम करती हैं। इसमें बच्चों का रोल ये रहता है कि जो फसल बो गई है उसको देखभाल करें, ऐसे चिड़िया जानवर उसके पास ना आए, वो दूर भगाते रहें जानवरों को, ताकि फसल को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा महिलाएं और क्या करती हैं कि अनाज को पीसती हैं, कूटती हैं, पीसती हैं अनाज को। और पुरुष क्या करते हैं, पुरुष आमतौर पर ये काम करते हैं कि जो बड़े बड़े झुंड होते हैं, पशुओं के बड़े बड़े पशुओं के झुंड, उनको चराते हैं। बच्चे छोटे छोटे पशुओं के झुंड को चराते हैं। और अगर जानवरों की साफ़ सफाई की बात करी जाए, दूध निकालना, साफ़ सफाई करना, तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। और दोनों ही बर्तन बनाना, टोकरियाँ बुनना, औजार झोपड़े बनाने का ये काम सारा साथ करते हैं। इसके अलावा गाना, नाचना और घरों की सजावट वगैरह भी इन लोगों का काफ़ी लाइफ स्टाइल में इन लोगों के शामिल है। इसके अलावा ये मैंने 2 वर्ड यहाँ पे मेंशन करे हैं इंग्लिश के। एक तो हर्ड्स, इसको झुंड बोलते हैं, और ये है पास्चर, इसको चारागाह बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के साथ में लर्न करते रहना, ताकि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। हर जगह यूपी बोर्ड से भी हैं, तो हर जगह हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी लर्न कीजिए, इससे आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, इंग्लिश बोलने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। इसके अलावा जो कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, काफ़ी अनुभवी है, मतलब बूढ़ा व्यक्ति है कोई, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का और चीज़ों के बारे में ज्ञान है, कोई नौजवान योद्धा है, पुरोहित है, तो इन सब की बातों को फॉलो करते थे लोग। और कोई अगर वयस्क महिला है तो उसके ज्ञान और अनुभव के अकॉर्डिंग उसे सम्मान दिया जाता है। और अगर हम उनकी सांस्कृतिक परंपराओं की बात करें तो काफ़ी समृद्ध और विशिष्ट होती हैं, बढ़िया होती हैं, और भाषा होती हैं उनकी, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी, सब लोग वो काम करते हैं। और वो अपने देवी देवताओं को भी मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लाइफ स्टाइल में शामिल होती हैं। इसके अलावा जो ज़मीन है, जंगल है, घास के मैदान है, पानी, तो जो पूरा कुनबा है जनजाति का, सब लोगों का उन पर समान अधिकार होता था इन चीज़ों पे, और उनका उपयोग सब लोग एक साथ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि गरीबी और अमीरी का कोई डिफरेंस नहीं आया, ये चीज़ यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए जनजाति जो समाज है वो दूसरे समाजों से डिफरेंट है। और जो दूसरे समाज कौन से हैं उन्हें हम पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर्स में। इसके अलावा देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, अ क्लोजर लुक। सबसे पहले हम मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की बात करेंगे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, लिविंग एंड डेइंग इन मेहरगढ़, इसकी बात करेंगे। तो एक मैप हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैप 2 है वो 14 चैप्टर पे, पेज पे। तो मेहरगढ़ उसमें देखा था हमने, एक बार और देख लेते हैं। ये है मेहरगढ़, यहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है आज के टाइम पर। तो यहाँ से ईरान जाने का एक रास्ता है। उस रास्ते में बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा एक जगह मिलती है, आज भी एक स्थान है वहाँ पर। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद सबसे पहले यहीं पर इस इलाके में जो स्त्री पुरुष रहते थे उन्होंने यहाँ पे जौ, गेहूँ, गाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था या सीखा था। अगर एक लोग गाँव की बात करें तो गाँव क्या होता है, तो गांव की एक विशेषता ये होती है कि जो अधिकांश लोग गांव में रहते हैं वो भोजन उत्पादन में करने में ही लगे रहते हैं। दूसरे बिजनेस की बजाय वो भोजन उत्पादन में या किसी नौकरी करने की बजाय ज़्यादातर लोग फसल करते हैं, मतलब किसान होते हैं ज़्यादातर लोग वहाँ पर गांव में। तो यहाँ पर जब खुदाई हुई तो पुरातत्वविदों को क्या मिला कि जो खुदाई होती है वो अलग अलग स्तरों पे होती है, अलग अलग लेयर्स पे होती है। तो जब सबसे पहले खुदाई शुरू की, जो सबसे पहले स्तर था, सबसे पहले लेयर थी, तो वहाँ क्या मिला, जानवरों की हड्डियाँ मिली, जैसे हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डी मिली। इसके बाद खुदाई करी, दूसरी लेयर निकली तो वहाँ भेड़ और बकरी। उसके बाद अगर खुदाई की तो वहाँ मवेशियों की हड्डी मिली। तो ऐसा लगता है कि मवेशियों को पालना लोगों ने शुरू कर दिया था। मेहरगढ़ में इसके अलावा क्या मिला है कि चौकोर और आयताकार घर भी मिले हैं। तो घर में क्या है, घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग कमरे में रहने के लिए यूज़ करते हों, कुछ भंडार के काम में भी आते होंगे।
दोस्तों अगर अभी हमें पढ़ा स्तर, लेयर्स की बात करी, तो लेयर्स क्या है एक्चुअली वो जान लेते हैं कि पहली लेयर की खुदाई करी फिर दूसरी की, एक्चुअली है क्या ये। तो दोस्तों ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले जब लोगों ने रहना स्टार्ट किया होगा तो वो सबसे ग्राउंड लेयर पे रहेंगे, जीरो ग्राउंड जो है यहाँ पे, तो इस लेयर में रह रहे हैं। और अगर क्या हुआ है कि समय के साथ साथ समय बीतता चला गया, वो रहते रहे बहुत टाइम तक, फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने घर अपना खुद से तोड़ा या किसी रीज़न से टूट गया, तो वो उसी के ऊपर दूसरा घर बना लेते हैं। तो वो जगह जिस लेवल पे वो रह रहे थे उससे थोड़ी ऊंची हो जाएगी, और क्या होगा, जो घर की टूट फूट भी होती है वो आसपास इकट्ठी होती रहती है। इसके अलावा बहुत टाइम बीतता चला गया, उसी तरह धीरे धीरे घर टूटे बने, किसी रीज़न से बस्तियां दब गई या कोई और दूसरे रीज़न हुए तो उन पे मकान बनते चले गए, लोग बाहर से आके रहने लगे। कुछ इस तरह से होता रहता है। जैसे पुराने लोग जैसे नहीं रह रहे हैं वहाँ पे, तो और लोग आके वहाँ पे रहने लगे, उन्होंने अपना मकान बनाया, तो उस तरह से लेयर्स बनती चली जाती हैं। तो जो सबसे ग्राउंड लेवल पे रह रहे हैं, 4th लेयर में जो हैं, वो सबसे पुराने लोग हैं। उसके बाद तो यहाँ से जो खुदाई में चीज़ मिलेगी तो उससे ये पता लग जाएगा कि जो लोग सबसे पुराने हैं, पुराने टाइम पर लोग किस किस तरह के जानवरों फसल का यूज़ करते थे। उसके बाद 3rd लेयर पे और देखेंगे, फिर और दूसरी लेयर पे पता चलेगा, 1st लेयर पे पता लगेगा, तो इस तरह से पता चलता चला जाएगा। इसके बाद तो ये पिक्चर में जैसा आप देख रहे हैं, ये मेहरगढ़ का ही एक चित्र है जहाँ पहले ऐसे घर होते थे। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भंडार गृह भी ये दिख रहा है लगभग, और चौकोर बना हुआ है ये पूरी तरह से घर। अब हम बात करते हैं कि मृत्यु के संबंध में लोग क्या मानते थे। तो अब जो मेहरगढ़ से कब्रें खुदी हैं, वहाँ पे जो सामान मिला है कब्रों के अंदर, तो उससे उनकी मान्यता का पता लगा है। उसमें क्या है कि जब मेहरगढ़ में कब्रों को खोदा गया तो उसमें क्या मिला, कब्रों में मृतक तो होता था, उसके साथ एक बकरी को भी दफना दिया जाता था। इससे लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। वो शायद ये लोग मानते होंगे ताकि परलोक जाने के बाद जो व्यक्ति है उसे खाने के लिए वो बकरी मिल जाए, खाने के लिए शायद वो उसको रख देते होंगे उसके साथ में। जैसा हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे, और इसके अलावा ये बकरी के कंकाल हैं, व्यक्ति के कंकाल यहाँ पे मिलते हैं। तो ये मेहरगढ़ की कब्र से मिला है ये कंकाल। इसके अलावा बात करते हैं दार्जिलिंग हेडिंग की। ये पूरा स्थल हमने मैप में देखा था जो आसाम में पड़ रहा था, पूर्वी भारत में। तो ये पूरा स्थल जो है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। तो घाटी की एक पहाड़ी पर है ये। जब हम चीन और म्यांमार की ओर जाते हैं तो ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर है ये दार्जिलिंग हेडिंग। यहाँ पे खरल और मूसल ऐसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, खरल और मूसल। इसके अब इससे मूसल मिल रहा है, खरल मिल रहा है, तो इससे ही पता लग रहा है कि लोग भोजन यहाँ पे करते थे, अच्छे अनाज उगाने लग गए थे यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पे जेटाइट पत्थर भी मिलता है, तो ये पत्थर अनुमानित है कि ये चीन से आया होगा। इसके अलावा इस पुरास्थल से काष्ठासम, ये क्या है, ये एक लकड़ी है, बहुत पुरानी लकड़ी, जो अगर इसको काफ़ी प्रेस किया जाए ये लकड़ी सख्त होकर पत्थर बन जाती है। तो इस तरह के औजार और बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। ये इस तरह की लकड़ी है जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है। तो इस तरह के औजार और बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, आप मैप में देखना है, एटलस में तुर्की आपको मिलेगा। तो तुर्की में एक जगह पड़ती है, पूरा स्थल है चताल हुयुक तुर्की में। तो नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है ये चताल हुयुक। ये एक पुरा स्थल है। यहाँ पे क्या होता था कि दूर दराजों के स्थान से चीज़ें लाई जाती थी, उनका यूज़ किया जाता था, जैसे सीरिया से चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, तो भूमध्य सागर की सिपियाँ, और ये सारी चीज़ें लाई जाती थी, वहाँ पे यूज़ की जाती थी। अब यहाँ पे ध्यान देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे भी पहिए वाले वाहन का आविष्कार नहीं हुआ है। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर ही लाद कर ले जाया करते थे उस टाइम पर, पहिए का आविष्कार अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे उपयोगी शब्द देख लेते हैं हमने कौन कौन से बेसिकली शब्दों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। कृषक के बारे में पढ़ा, पशुपालक के बारे में पढ़ा, नवपाषाण युग के बारे में पढ़ा, बर्तन आए, यहाँ जनजाति हुई, गांव थे, घर थे, कब्र, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी हुई हैं, वो देख लेते हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले से हुआ था। तो 12,000 साल पहले मध्य पाषाण युग था। इसके अलावा मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ है। नवपाषाण युग की बात आ गई है।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक जगह पर क्यों रहना पड़ेगा लोगों को? इसलिए रहना पड़ेगा, फसल उगाने के लिए पानी देना पड़ेगा, बीज लगाना होगा, हल जोतना होगा, उसको कट करना होगा, पूरे प्रोसेस के लिए लोगों को एक स्थान पर रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृष्ठ 25 की तालिका को देखें। नई नुओ अगर चावल खाना चाहती तो उसे किन स्थानों पर जाना पड़ता? अब यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्होंने ये पूछ लिया है कि किन पुरास्थलों में चावल होते थे, तो वो यूपी के कोल्डी हवा और महागढ़ा में चावल होते हैं, तो होते थे उस टाइम पर। तो देख लेते हैं कहाँ पर है ये। तो यूपी में कोल्डी हवा और महागढ़ा ये पड़ता है, यहाँ पर चावल हुआ करते थे। इसके अलावा ये पेज 25 पर भी देख लेते हैं, ये कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश और महागढ़ा है, यहाँ पर ये चावल हो रहे हैं दोनों जगह पर। अगर उसको चावल खाने होंगे तो उसे उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा या महागढ़ा जाना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? जो हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था कि स्तरों से खुदाई की थी, तो पहले स्तर में उनको अलग जानवरों की वो मिले थे, उसके बाद में उन्हें कैटल वगैरह भी मिले थे। तो पहले लोग डियर और पिग को हंट करते थे, उनको मारते थे, उनका शिकार करते थे। उसके बाद शीप और गौड आए, भेड़ बकरी आए, उसके बाद फिर कैटल आए थे, मतलब गाय बैल फिर आए थे, तो उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया था। इसके बाद चौथा है कि सही गलत बताओ। पहला है, हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला। तो हाँ मिला, पेज नंबर 25 पे आप इसको देख सकते हैं, हम भी देख लेते हैं एक बार। तो ये है हल्लूर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, तो ये है ज्वार बाजरा, यहाँ पे हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला। इसके अलावा बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, तो बुर्ज होम में नहीं रहते थे, वो मेहरगढ़ में रहते थे, जैसे हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद चिरांद कश्मीर का एक पूरा स्थल है, नहीं, चिरांद बिहार में पड़ता है, कश्मीर तो हमने बुर्ज होम पढ़ा था। इसके बाद जेडाइट जो दाओजली हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा। तो हाँ, ये माना गया है कि चीन से लाया गया होगा। इसके अलावा ये 5वां क्वेश्चन है, कृषकों पशुपालकों मतलब फार्मर्स और हर्डर्स का जीवन आखेटक खाद्य संग्रह हंटर और गैदरर के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताने हैं, तो वो अंतर देख लेते हैं। तो वो अंतर कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। जो कृषक और पशुपालक होते थे वो कृषि करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह क्या करते थे? शिकार करते थे। कृषक पशुपालक क्या करते थे? अनाज इकट्ठा करते थे, रख लेते थे वो लोग। अब आखेटक संग्राहक भोजन के लिए लगातार इधर उधर घूमते रहते थे। कृषक पशुपालक एक जगह रहते थे और आखेटकों का जीवन कठिन था, वो एक जगह से दूसरी जगह शिकार के लिए मूव करते रहते थे, घूमते रहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पृष्ठ 25 की तालिका में दिए गए जानवरों की सूची बनाओ और यह बताओ कि इनका उपयोग किस रूप में किया गया है। तो वहाँ पे जो जानवर, जैसे बकरी थी, तो बकरी किस लिए यूज़ की गई? दूध के लिए। गाय दूध के लिए। शीप जो भेड़ होती है वो ऊन के लिए। और डॉग प्रोटेक्शन के लिए, ताकि सिक्योरिटी रहे। ऑक्स जो बैल को हम यूज़ करते थे वो लोग, तो कृषि के लिए वो लोग उसको यूज़ करते थे। और सारे के सारे भोजन का सोर्स तो है ही हैं सारे के सारे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बुक ज़रूर परचेज कर लीजिए, रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। एक बार बुक से पढ़ना, एक बार वीडियो को देखना, तो आपको कुछ भी मिस नहीं होगा, आपको सब पता लग जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें एक्चुअली है क्या, सब पता लग जाएगा आपको। तो बुक से भी पढ़ना, उससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी, बस इतना होता है थोड़ा सा। लेकिन इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही लर्न करने की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी सूची बनाओ। तो आजकल कौन से अनाज खाते हैं हम? गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मक्का, ये सारे अनाज खाते हैं हम आज के टाइम पर। हो सकता है आप कुछ और भी अनाज खाते हो, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 7 के उत्तर में लिखे अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? जो अभी हमने अनाजों की बात करी कि हम गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा वगैरह, मक्का खाते हैं, तो क्या हम ये स्वयं उगाते हैं आप लोग इसको? अगर हाँ, तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को बताओ। अगर उगाते हैं तो एक बताओ कि किस किस तरह से उगाते हो, क्या क्या उसकी पोजीशन रहती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर नहीं, तो एक तालिका बनाकर ये बताना है कि अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले क्या होता है? फार्म में होता है सबसे पहले अनाज, उसके बाद स्टोर पे पहुंचता है, फिर किसी दुकान शॉप पे पहुंचता है, वहाँ से आप लेते हैं, उसके बाद घर में आता है।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप यहाँ पर लाइक करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे जितनी भी वीडियोस यूपीएससी क्रैकर के थ्रू अपलोड होंगी वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप इस बेल पर क्लिक करते हैं तो जो भी वीडियोस यूपीएससी क्रैकर के थ्रू अपलोड की जाती हैं वो आपको तुरंत मिल सकती हैं। दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो आप यहाँ पर कमेंट करना मत भूलिए। रिविजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।